हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं रिविजन में। और हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो कल हमने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज कि क्या क्या इफेक्ट करता है, कैसे कैसे टेम्परेचर वेरिएशन है, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, हवाओं की दिशाओं में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। क्लियर है, फिर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? देखिए आप लोगों ने, चलिए देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, तो जलवायु कारक को नियंत्रित करने वाले जो फैक्टर हैं उन पर हम लोग आपकी चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा में हम लोग आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़ते हुए उसी चर्चा में हमने देखा है जो अक्षांश है, तुंगता यानी कि ऊंचाई, प्रेशर और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागर की दूरी, उच्चावत के लक्षण, ये सारी चीजें इनको तय करती हैं, इनको सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि क्या कुछ है। चलिए, पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिमाण स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त की ओर घटता है। जब कोई व्यक्ति उसकी सतह की ऊंचाई जाती है तो वायुमंडल की सघनता कम होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति है वो हाइट पर जा रहा है, यानी कि ऊंचाई पर, जब वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जो वायुमंडल है उसकी सघनता कम होती है। तो क्या आप देखेंगे जब पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर को, तो जितना भी हमारे पास गैस का दाब है ये सब नीचे ही मिलता है, ऊपर आपका हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। तापमान घट जाता है, इसलिए पहाड़ियां गर्म मौसम में ठंडी हो जाती हैं और विभिन्न क्षेत्र में वायु दाब पवन तंत्र उसको अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र और जल की संभावित प्रभावता, समुद्र से दूरी, यह प्रभाव को कम करता है। ठीक, लोग विषम मौसम की अवस्थाओं को महसूस करते हैं और उनको देखते हैं। ठीक, और बहुत अधिक ठंडा होता है और महासागरीय समुद्र तट की ओर चलने वाली हवा, और उदाहरण से कोई आपका तटीय क्षेत्र और गर्म जलधाराएं आपकी बहती हैं और कैसे कैसे मिलती हैं, कहां से गर्म जलधारा बह रही है, ठंडी बह रही है, ये आपको देखना। अब आपको क्लाइमेट की स्थिति थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, भाई आखिर में होता क्या है, क्यों हो रहा है, क्या इसका प्रभाव है, क्यों पड़ता है इसका इफेक्ट, क्या है इसका। आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, कह रहे हैं कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय भाग में ही स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर हैं। कह रहे जितने भी आपके आप मरुस्थल को देखोगे वो सब महाद्वीपों के कहाँ मिलेंगे, किनारों पर। आप देखिए, जो सहारा है आप उसको देखिए, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में है। अटाकामा डेजर्ट को देखिए, क्लियर हो गया। कालाहारी को देखिए, बोत्सवाना को देखिए, और भारत का जो थार मरुस्थल है उसे देखिए। ये सब कहाँ पड़ रहे हैं, पश्चिम में पड़ रहे हैं। आप जब लोग 11वीं क्लास की ज्योग्राफी पढ़ोगे और 11वीं क्लास की ज्योग्राफी पढ़ने के बाद जब आप लोग वहां पर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, तो जलवायु जो कोल्ड करंट चलती हैं या हॉट करंट चलती हैं उनसे किस प्रकार हमारी जलवायु प्रभावित होती है। क्लियर है, जो हमारी आपका तटीय जलवायु है वो कैसे प्रभावित होती है। उन्हीं के कारण आप देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्रों पर अधिकतर जो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्या मिलते हैं, अधिकतर आपका जो शुष्क मरुस्थल है वो देखने के लिए मिलते हैं। और उसका इंपॉर्टेंट कारण है जो आपके महासागर में उत्पन्न होने वाली ठंडी आपकी जो धारा है उनकी वजह से, और कहीं कहीं आपका जो उष्ण धारा है उनकी वजह से। तो इसलिए पश्चिमी भागों पर ये चीज हमको देखने के लिए पाएगा।
अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले उच्चावच, उच्चावच का मतलब समझ गए थे आप, ऊंचाई भी महत्वपूर्ण होती है। ऊंचाई, पर्वत ठंडी हवा, गर्म हवा का अवरोधी है। आप जितनी हाइट पर आप जाते जाएंगे ऊपर, हवा आपकी ठंडी होती चली जाएगी। ये तो बिल्कुल सही बात है, हवा कैसी होती चली जाएगी, ठंडी। यदि उसकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के स्तरों को रोकने में सक्षम होती है, तो उस क्षेत्र में वर्षा के कारण पर्वतों के विमुख अपेक्षाकृत सूख जाते हैं। कैसे होते हैं, वो सारे ढाल, वो सारी चीजें, वो आपका कैसे हो गया, वो सारे इन चीजों में सूख जाते हैं। क्लियर है, आप इनको देख सकते। चलिए देख लिया भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, ये हमको थोड़ा सा इसमें देखना है। क्लियर है, और हमें इस पर बात करनी है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो समझ आएगा। कारक व्रत देश के मध्य स्थित है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा आपको पता कहाँ मिलती है, तो 23½ कहाँ मिलती है, 23½ और कहाँ पर, आपका नॉर्थ में, नॉर्थ गोलार्ध में, क्योंकि साउथ में मकर रेखा है। क्लियर है। पश्चिम में कच्छ के रण, यानी कि जो गुजरात का जो यूं करा हुआ क्षेत्र है, इस तरीके वाला जो क्षेत्र है, कच्छ का रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कच्छ के रण से लेकर आप देखते हैं कच्छ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्लियर है, झारखंड, और आपका 2 स्टेट आपका नीचे वाले जो है वहां से होती हुई मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। और लगभग आधा भाग कर्क रेखा व्रत के दक्षिण में है, तो निकलेगा आधा भाग दक्षिण में, आधा भाग उत्तर में। जो उष्ण क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है भारत का, देखिए मैं आपको समझाना चाहूँ, कोई भारत का मैप मेरे को देखने के लिए मिल जाए तो ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये क्या है, ये कर्क रेखा है। क्लियर है, कैसा है भाई, कर्क रेखा है। तो ये जो ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है, तो ये कैसा है, अधिकतर उष्ण है। कैसा है, उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म है। और ये कैसा है, यहां पर दोनों स्थिति है। क्लियर है, तो आपको दिखाई देगा। अब ये देखिए, यहां से शुरू होते हुई ये इस तरीके से गुजर रही है, जो भी बीच में 8-9 स्टेट पड़ते हैं उनसे होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये भी क्या करती है, ज्योग्राफिकल डिवीजन कर रही है। तो नीचे का क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है पूरा नीचे कन्याकुमारी तक, ये कैसा है, ये क्षेत्र उष्ण है, गर्म है। क्लियर है, ये आपको दिखाई देगा, गर्म क्षेत्र। चलिए हो गया। कर्क वृत्त के उत्तर में, जो ऊपर वाला रीजन है, कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। एक कैसा है, उष्ण, और एक कैसा है, उपोष्ण। इसलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता, यानी कि उष्ण यानी कि गर्म, जो आपके नीचे का क्षेत्र है, उपोष्ण ठंडी गर्म यानी कि ऊपर। तो भारत में कैसा है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय है भारत। क्योंकि भाई जो आधा रीजन है, ये वाला अगर आप रीजन देखो तो ये नीचे वाला क्षेत्र है, ये गर्म है, और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ऊपर वाला, ये कैसा है, ठंडा और गर्म दोनों है। तो ये कैसा है, उपोष्ण, ये कैसा है, उष्ण। तो इसलिए भारतीय जलवायु कैसी है आपका, इसलिए हमने इसको मानसूनी कहा है आम भाषा में। लेकिन ध्यान रखिए, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु जो है यहाँ पर पाई जाती है, और ये हमको देखना। क्लियर है। चलिए ध्यान रहेगा इतना, उष्ण और उपोष्ण में। तो ये तो है अक्षांश के हिसाब से, क्योंकि 23½ की ऊपर की स्थिति, हम ऊपर की तरफ बढ़े लेट हुए तो हल्के हल्के टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे हम जितना आप कर्क रेखा के पास जाएंगे
उतना टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। अब आप अंडमान निकोबार को देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है, क्लियर है, और कहीं 6 डिग्री के आसपास है, तो जाहिर सी बात है वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी, क्लियर है, क्योंकि वहां कैसा रीजन मिलेगा आपको, विश्वतीय व्रत का जो रीजन है, जो विश्वत रेखा का या भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, उस जैसे ही समांतर मिलता है, तो वैसा ही हमको टेम्परेचर और प्रेशर की वो समरूपता हमको महसूस होती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए आपकी ऊंचाई पर। किस पर बढ़ रहे हैं? ऊंचाई पर। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत। औसत लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र विशाल है और अधिकतम ऊंचाई पर 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। कैसा है? प्रवेश करने से आपका रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इसे क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। यही कारण है कि यह ठंड कैसी बढ़ रही है? कम पड़ रही है। तो ठंड कम पड़ने का कारण आपको क्लियर हो गया। भाई क्या रीजन है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऊंचाई डिपेंड करती है। अगर आप पहाड़ों पर होंगे, ऊंचाई पर होंगे, चाहे वहां पहाड़ हो, पर्वत हो, पठार हो, कुछ भी मैदान भी हो, ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हाइट पर हैं तो वहां पर ठंड अधिक पड़ेगी, और अगर आप हाइट पर नहीं हैं, आप जीरे इक्वेटर के जितने पास हैं, आपको गर्मी उतनी ज्यादा महसूस होगी। तो यानी कि ऊंचाई बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके टेम्परेचर वेरिएशन में, और आपका जो अक्षांश है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। वायु दाब एवं पवन। भारत की जलवायु संबंधी मौसमी अवस्थाएं वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचरित होती है। वायु दाब, धरातलीय पवनें, ऊपरी संचरण, पश्चिमी चक्रीय विक्षोभ, विक्षोभण कटिबंधीय, ऊपरी वायु संचरण, वायु दाब और धरातलीय पवनें। तो ये सारे संचरण, ये सारी पवनें हमको एक साथ देखने के लिए मिलती हैं। इनका जो साइक्लिक है वो किस प्रकार है आप पाई जाती है। कुछ एयर प्रेशर है, कई धरातलीय पवनें हैं, कई ऊपरी संचरण है, जो जैसे जेट स्ट्रीम वगैरह चलती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलती है, वो सब यही है। अब कुछ पश्चिमी विक्षोभ हैं जिसको हम कह रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। तो कुछ आप देखते हैं गर्मियों में बड़े चक्रवात आते हैं, कई बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, तो कभी जो है हिंद महासागर में, कभी अरब सागर में, कभी पैसिफिक में, कभी अटलांटिक में। तो ये कुछ गर्मियों में बनते हैं, क्लियर है। तो वो सारी चीजें, वो सारी जगहों को हम लोग देखेंगे कि आखिर में हो क्यों रही हैं, बन किस प्रकार से रहे हैं, क्या इनका रीजन है बनने का। इन सभी पर हम लोग एक एक करके अच्छे से आपका बात करेंगे कि आखिर में हो क्यों रहा है। क्लियर है, ताकि हम इनको अच्छे से समझ सकें और अच्छे से देख सकें कि आखिर में स्थिति क्या है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ट्रेड पवनों वाला क्षेत्र में स्थित है। पवन उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होते हैं और दक्षिण की ओर बहती है। कॉर्नवालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। अब आज फिलहाल थोड़ा इसको आप थ्योरी के रूप में पढ़िए। मैं कल आपको एक्चुअल बताऊंगा क्या कारण है कि कैसे हवा आपका शिफ्ट होती है। आप जैसे ही देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारी पृथ्वी है, ये जीरो है। जैसे ही कोई हवा ऐसे चलती है, यहां पर पहुंचने के बाद वो ऐसे क्यों मुड़ जाती है, या कोई हवा ऐसे आ रही है, इधर से आती है सीधी, वो ऐसे क्यों मुड़ जाती है या ऐसे क्यों मुड़ जाती है। ठीक, उसके पीछे कॉर्नवालिस बल है। क्या है? कॉर्नवालिस बल। ठीक, जैसे कह रहे हैं कि कॉर्नवालिस बल के कारण दक्षिणी ओर, यानी कि राइट साइड से विक्षेपित होकर निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लगती है।
तो कॉर्योलिस फोर्स क्या है भाई? जब पृथ्वी आपका घूमना करती है तो उसका एक बल बनता है। देखिए, अगर मैं इसको यूं घुमाऊं तो पृथ्वी ऐसा क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब ये तो अपनी जगह पर है, ये रोटेट कर रही है। जब कोई चीज इसके साथ आएगी, अब देखिए ये है पृथ्वी, ये रोटेट कर रही है, लेकिन जैसे ही ये चीज आई तो उसकी दिशा में तो जाएगी, और जैसे उससे बाहर हो जाएगी फिर वो अपनी दिशा बदल देगी। तो क्या होता है कि जीरो पर आने के बाद उनकी दिशा बदल जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर 0 डिग्री पर कॉर्योलिस फोर्स 0 होता है, शून्य होता है भूमध्य रेखा पर। ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम या ना के बराबर शून्य होता है। ऐसा आप मान सकते हो, कह सकते हो, ठीक। और सामान्यतः इन पवनों में ही नमी की मात्रा अधिक होती है। नमी यानी कि मॉइस्चर की मात्रा कैसी है? अधिक नहीं, कम होती है, क्योंकि ये स्थल भागों पर उत्पन्न होती है। अब जो हवा स्थल पर होगी, लैंड पर होगी, तो वाटर बॉडी उसको मिलेगी नहीं। मान लीजिए हवा कैसे उठेगी? टेम्परेचर लगा, ठीक। अब हवा गर्म होकर ऊपर उठी, अगर लैंड क्षेत्र है तो वहां पर कहां से वेपराइजेशन होगा? लेकिन अगर कोई सी लेवल है, झील है, नदी है, समुद्र है, तो वहां पर वेपराइजेशन होगा। वेपराइजेशन होगा तो भाप होगी और ऊपर जाकर संघनन होगा। इसमें होता नहीं है, इसलिए ऊपर उठती, हल्की होकर और ऊपर उड़ जाती है और बहती हैं। इन पवनों में वर्षा कम होती है। जब नमी नहीं तो वर्षा नहीं होगी, और इस प्रकार भारत को शुष्क होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। ये सारे कारण को हम लोग देखेंगे कि भाई क्या कारण है ये शुष्क होती है, नहीं होती है, क्या है इनके रीजन। क्लियर है? चलिए देख लिया। अब बात करते हैं कॉर्योलिस फोर्स की, कि होता क्या है। कॉर्योलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को, आभासी, आभासी मतलब दिखाई नहीं देता लेकिन वो बॉडी पर फील होता है। भाई प्रत्यक्ष बल होगा, जब आपको दिखेगा तो ये तो प्रत्यक्ष लगेगा। आभासी मतलब जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं। क्लियर है? अब कॉर्योलिस बल कहते हैं इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ में आपका राइट साइड और दक्षिण में आपका लेफ्ट साइड। उत्तरी गोलार्ध में आपका दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में आपका बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में विक्षेपित। विक्षेपित का मतलब होता है मुड़ जाती है। मान लीजिए ऐसे गोलार्ध है, यहां खड़ी है। अगर आप इस तरह से हवा की तो हवा ऐसे चलेगी, और अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो हवा ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी? ऐसे, और ये ऐसे। तो ये क्या हुई? घड़ी की सुई की दिशा में, तो क्लॉकवाइज, और ये क्या हुई? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? भाई घड़ी की सुई तो क्या चलती है? ऐसे तो चलती है, ठीक। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और ये कैसे दिखाई देगा? बाईं ओर, सॉरी, इस तरफ मुड़ेगी। तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसे आप क्लॉकवाइज और इसे एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं अपने याद करने के लिए। भारत की वायु दाब और पवन तंत्र अद्वितीय है, यूनिक है। क्लियर है? कैसा है? यूनिक है। और ऋतुओं में हिमालय के उत्तर और उच्च में है। इस क्षेत्र में ठंडे शुष्क हवाएं, दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस कारण से गर्मी के दिनों में वायु की दिशा में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, और ये सारी चीजें होती हैं और महासागर में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती, और विषुवतीय वृत्त के पार करके दक्षिणी मुड़ जाती है और महाद्वीपीय पार करती हुई इसको बहती हुई हमको दिखाई देती। क्लियर है? तो क्लियर आएगा कहां पर बह रही है, किस दिशा में है। देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम कल इसको पढ़ेंगे, नोट्स में एक एक करके समझने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे कि भाई कहां कहां पर किस दिशा में हवा आपकी बहती है। नॉर्थ की तरफ बह रही है, साउथ की तरफ बह रही है, कहां पर आप क्लियर होगा। तो राइट हैंड साइड में, नॉर्थ में राइट हैंड साइड और साउथ में लेफ्ट हैंड साइड में अपने हवा बहती है। नॉर्थ में क्लॉकवाइज और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारी हवाओं का पैटर्न था।
कल मैं आपको मैप बनाकर समझाऊंगा और लिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।